हर ग्रुप में एक हिडन लॉ चलता है, डोमिनेट या ओबे। अधिकतर लोग इसे नोटिस तक नहीं करते, लेकिन यही लॉ डिसाइड करता है कि कौन रिस्पेक्ट पाएगा, कौन इग्नोर होगा और कौन पूरे रूम को कंट्रोल करेगा। ये कोई सिंपल टिप्स नहीं है, ये है बैंड कोड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, जो रेयरली बताए जाते हैं लेकिन हर जगह ऑपरेट करते हैं। आज आप जानने वाले हो 10 डार्क प्रैक्टिकल लॉज ऑफ सोशल डोमिनेंस, वो रूल्स जो लीडर्स को फॉलोअर्स से अलग करते हैं। लॉ 1, कमांड योर प्रेजेंस। पावर कभी शब्दों से शुरू नहीं होती, पावर हमेशा प्रेजेंस से शुरू होती है। अगर तुम्हारा प्रेजेंस कमजोर है तो तुम्हारे वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेजेंस स्ट्रांग है तो साइलेंस में भी लोग तुम्हें सुनते हैं। यही सोशल डोमिनेंस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है, कमांड योर प्रेजेंस। सोचो, जब कोई व्यक्ति किसी रूम में एंटर करता है तो बिना कुछ कहे ही लोग उसे जज कर लेते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका पोस्चर, उसका वॉक, सब इंस्टेंटली सिग्नल करते हैं कि ये इंसान लीडर है या फॉलोअर। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि ह्यूमन ब्रेन 7 सेकंड से भी कम समय में डोमिनेंस डिटेक्ट कर लेता है। मतलब तुमने कुछ बोला भी नहीं और क्राउड ने डिसाइड कर लिया कि तुमको रिस्पेक्ट करना है या इग्नोर करना। कमांड योर प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि तुम फिजिकली सबसे बड़े या लाउडेस्ट हो। असली प्रेजेंस सटल होती है, वो एनर्जी जो तुम कैरी करते हो। जब तुम एंटर करते हो तो तुम्हारी वॉक स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तुम फास्ट वॉक करोगे तो लोग समझेंगे तुम नर्वस हो, लेकिन जब तुम मेजर्ड पेस से चलोगे, शोल्डर स्ट्रेट और चिन स्लाइटली अप, तो तुम इंस्टेंटली हायर स्टेटस प्रोजेक्ट करते हो। सेकंड एलिमेंट है आई कांटेक्ट। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि डोमिनेंट लोग आई कांटेक्ट को ब्रेक नहीं करते, वो होल्ड करते हैं। लेकिन याद रखो, स्टेयरिंग और डोमिनेंस अलग चीज है। स्टेयरिंग क्रीपी लगता है, डोमिनेंस पावरफुल लगता है। डिफरेंस आता है कॉन्फिडेंस से। जब तुम्हारी आईज काल्म हो, ब्लिंक नेचुरल हो और गेज स्टेडी हो, लोग फील करेंगे कि तुम लीडर हो। थर्ड, तुमने नोटिस किया होगा कि डोमिनेंट लोग कभी भी जरूरत से ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं करते। वीक लोग हर बात पर फिजेट करते हैं, हाथ हिलाते हैं, रेस्टलेस लगते हैं। लेकिन डोमिनेंस हमेशा कंट्रोल्ड होती है। जितनी कम मूवमेंट, उतना ज्यादा रिस्पेक्ट। यही रीजन है कि मिलिट्री या अल्फा लीडर्स अक्सर मिनिमल जेस्चर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनका हर मूव कैलकुलेटेड और पावरफुल लगता है। अब सवाल है, ये प्रैक्टिकली कैसे डेवलप करें? सिंपल है, अवेयरनेस और रेपिटेशन। जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो, इमेजिन करो कि पूरा रूम तुम्हारा स्टेज है। डोंट रश, डोंट श्रिंक, डोंट अपोलोजाइज विथ योर बॉडी लैंग्वेज। ब्रीथ डीप, शोल्डर्स बैक, और याद रखो, क्राउड हमेशा सबकॉन्शियसली देख रही है कि कौन कॉन्फिडेंट है और कौन इनसिक्योर। और ये पहला इंप्रेशन कभी इरेज नहीं होता। एक और सीक्रेट है, स्पेस कंट्रोल। डोमिनेंट लोग हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वो छोटे से कुर्सी के कोने में सिमट कर नहीं बैठते, वो रिलैक्स्ड पोस्चर से बैठते हैं, आर्म्स ओपन रखते हैं और टेबल पर नेचुरली जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ये सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पर दूसरों को बताते हैं कि ये इंसान अथॉरिटी है। कमांड योर प्रेजेंस का सबसे डार्क हिस्सा ये है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इस गेम से एस्केप नहीं है। या तो तुम प्रेजेंस प्रोजेक्ट करते हो और रेस्पेक्ट लेते हो, या तुम प्रेजेंस लूज करते हो और हमेशा ओबे करने वाले बन जाते हो। प्रेजेंस इज नॉट ऑप्शनल, प्रेजेंस इज सर्वाइवल इन सोशल डोमिनेंस। तो याद रखो, ही हु ओन्स द रूम ओन्स द पीपल। यही पहला डार्क लॉ है। अगर तुमने इस वीडियो से वैल्यू ली है तो कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था और कौन सा रूल तुम इंस्टेंटली प्रैक्टिस करने वाले हो। और बताओ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो? शायद मैं बनाऊं डार्क ट्रिक्स ऑफ मैनिपुलेशन या फिर अल्फा बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। चॉइस तुम्हारी है। और हाँ, अगर तुम और ऐसे बैंड कोड्स ऑफ साइकोलॉजी सीखना चाहते हो
तो सब्सक्राइब कर लो डार्क साइकी 2.0 को और इस वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ नॉलेज फ्री है, लेकिन पावर प्राइसलेस है। लॉ 2, साइलेंस ब्रीड्स पावर। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑफ डोमिनेंस। जब तुम चुप रहते हो, तुम कंट्रोल करते हो। जब तुम बोलते हो, तुम रिवील करते हो। यही रीजन है कि सोशल डोमिनेंस का दूसरा डार्क लॉ है, साइलेंस ब्रीड्स पावर। सोचो, एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। सब लोग एक दूसरे पर वर्ड्स बरसा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो काल्म बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। अचानक जब वो एक सेंटेंस कहता है, पूरा रूम चुप हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइलेंस का डोमिनेंस है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस टेंशन पैदा करता है और टेंशन हमेशा पावर को सिग्नल करता है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, वो अपने वैल्यू को डिल्यूट कर देते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं, उनके वर्ड्स रेयर बन जाते हैं। रेयर चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी और अनसर्टेनिटी पैदा करता है। साइलेंस लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और जब लोग तुम्हारे थॉट्स गेस करने लगते हैं, तब तुम ऑलरेडी उनके दिमाग पर कंट्रोल ले चुके हो। यही रीजन है कि इंटरोगेशंस में साइलेंस सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। सामने वाला बेचैन हो जाता है और खुद ही ज्यादा बोलने लगता है। मतलब तुम्हारी चुप्पी उसे मैनिपुलेट करने पर मजबूर कर देती है। प्रैक्टिकल लेवल पर साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है टाइमिंग को मास्टर करना, सही समय पर पॉज लेना, सही जगह पर वर्ड स्टॉप करना और लोगों को उस पॉज में सोचने पर मजबूर करना। ये साइलेंस तुम्हारे वर्ड्स को डबल पावरफुल बना देता है। सोचो, जब कोई स्पीकर बोलते बोलते अचानक पॉज करता है, पूरा हॉल अचानक ध्यान से सुनने लगता है। साइलेंस खामोशी नहीं, कंट्रोल है। एक और सीक्रेट है, साइलेंस तुम्हारी इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करता है। वीक लोग हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी सब वर्ड्स में बाहर निकल आता है। लेकिन जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तुम अपने इमोशंस रिवील नहीं करते। और जो इमोशंस रिवील नहीं करता, वही दूसरों पर साइकोलॉजिकल एज रखता है। लोग हमेशा वंडर करते हैं कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। ये मिस्ट्री ही तुम्हारी ताकत है। साइलेंस डोमिनेंस को एम्पलीफाई करता है क्योंकि वो तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव गेस नहीं कर पाते, और डोमिनेंस वही करता है जो दूसरों को अनसर्टेनिटी में रखे। साइलेंस तुम्हें काम दिखाता है, और काल्मनेस हमेशा कंट्रोल का सिग्नल है। भीड़ में लाउडेस्ट पर्सन कभी भी सबसे पावरफुल नहीं होता। सबसे पावरफुल वही होता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द वजनदार होता है। साइलेंस का इस्तेमाल कॉन्फ्रंटेशंस में भी होता है। जब कोई तुम पर अटैक करता है और तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तो तुम उसे डिसआर्म कर देते हो। साइलेंस उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। उसे लगता है कि उसका अटैक काम नहीं किया। और जब लोग फील करते हैं कि उनके वर्ड्स का तुम पर असर नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें हायर स्टेटस देते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि साइलेंस कभी पैसिव नहीं होता। साइलेंस एक कैलकुलेटेड मूव है। साइलेंस डोमिनेंस का सबसे शार्प वेपन है। इसलिए याद रखो, हर वर्ड की कीमत साइलेंस से तय होती है। जितना कम बोलोगे, उतना ज्यादा लोग सुनेंगे। साइलेंस तुम्हें इनविजिबल पावर देता है, और यही पावर रिस्पेक्ट को कमांड करती है। साइलेंस माइंड कंट्रोल करता है। साइलेंस ब्रीड्स पावर। लॉ 3, द डोमिनेंट गेज। आइज कभी सिर्फ देखने का काम नहीं करती, आइज कंट्रोल करती है। जो अपनी नजरों से दूसरों को पकड़ लेता है, वो उनकी रिस्पेक्ट और माइंड दोनों को कमांड कर लेता है। यही तीसरा डार्क लॉ है, द डोमिनेंट गेज। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन हमेशा सबकॉन्शियसली नजरों को डिकोड करता है। अवर्टिंग आइज यानी नजरें झुका लेना सबमिशन का सिग्नल है। लगातार तेजी से ब्लिंकिंग नर्वसनेस का सिग्नल है।
ज्यादा इधर उधर घूमती आंखें इनसिक्योरिटी का सिग्नल है, और स्टेडी काल्म गेज डोमिनेंस का सबसे प्राइमल सिग्नल है। इंसानों की बायोलॉजी में ही ये कोड लिखा हुआ है। सोचो, जब कोई तुम्हें काल्मली देखता है, बिना घबराए, बिना ब्रेक किए, तुम्हें ऑटोमेटिकली लगता है कि वो कंट्रोल में है। यही रीजन है कि वुल्फ्स और लायंस जैसे प्रेडेटर्स स्टेयर से ही अपने प्रे को फ्रीज कर देते हैं। ह्यूमंस भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं। डोमिनेंट केस इंस्टेंटली अथॉरिटी प्रोजेक्ट करती है। लेकिन याद रखो, स्टेयर और डोमिनेंस अलग चीजें हैं। स्टेयर इनसिक्योर और एग्रेसिव लगता है। डोमिनेंस स्टेडी और रिलैक्स्ड होता है। जब तुम्हारी आईज काल्म हो, ब्लिंक नेचुरल हो और गेज डायरेक्ट हो, लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते। उनके सबकॉन्शियस में ये सिग्नल जाता है कि तुम लीडर हो। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है, जब भी तुम किसी से बात करो, आई कांटेक्ट होल्ड करो। शॉर्ट ग्लांसेस तुम्हें वीक दिखाते हैं, लेकिन कभी भी ओवर स्टेयरिंग मत करो, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। आइडियल गेज है स्टेडी, बैलेंस्ड और नेचुरल ब्लिंकिंग के साथ। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड दिखाता है। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा हिस्सा है गेज कंट्रोल इन ग्रुप्स। जब तुम क्राउड एड्रेस करते हो, तो तुम गेज से हायरार्की सेट करते हो। अगर तुम रैंडम देखते रहो, तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब तुम अपने गेज से धीरे धीरे रूम स्वीप करते हो, हर व्यक्ति को मोमेंटरीली देखकर फिर काल्मली आगे बढ़ते हो, तो पूरा रूम फील करता है कि तुम ऑथोरिटी हो। गेज लोगों को इंक्लूडेड भी करता है और इंटिमिडेटेड भी करता है। द डोमिनेंट गेज सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल नहीं डालता, बल्कि तुम्हें खुद को भी पावरफुल फील कराता है। रिसर्च बताती है कि जब तुम डिलिबरेटली आई कांटेक्ट होल्ड करते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। मतलब डोमिनेंस सिर्फ दिखता ही नहीं, तुम अंदर से भी पावरफुल फील करने लगते हो। यही रीजन है कि अल्फा मेल्स और लीडर्स गेज को वेपन की तरह यूज करते हैं। एक और प्रैक्टिकल ट्रिक है गेज विद साइलेंस। जब तुम किसी से बातचीत में पॉज लेते हो और बस स्टेडिली उसे देखते हो, तो साइलेंस और गेज मिलकर डबल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं। सामने वाला ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल हो जाता है और या तो ज्यादा बोलने लगता है या खुद को जस्टिफाई करने लगता है। उस मोमेंट में तुम उसका कंट्रोल ले चुके होते हो। गेज का सबसे डार्क हिस्सा ये है कि ये लोगों के अनकॉन्शियस को हैक करता है। वो खुद भी नहीं समझते कि वो तुम्हारी आईज से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन उनकी बायोलॉजी सेंचुरीज से प्रोग्राम्ड है कि स्टेडी गेज आहाज हायर डोमिनेंस। यही वो हिडन कोड है जो भीड़ को नेचुरली लीडर्स को फॉलो करने पर मजबूर करता है। तो याद रखो, तुम्हारी वॉइस पावरफुल हो सकती है, तुम्हारी प्रेजेंस स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी गेज वीक है, तो तुम्हारी डोमिनेंस कभी कंप्लीट नहीं होगी। आइज सिर्फ देखती नहीं, आइज डिसाइड करती है। और जिस दिन तुम्हारी नजरें लोगों की आत्मा तक उतरने लगेंगी, उस दिन तुम्हारा हर ग्लांस एक साइलेंट कमांड बन जाएगा। लॉ 4, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो आसानी से नहीं मिलता। यही कारण है कि सोना, हीरा और रेयर चीजें हमेशा प्राइसलेस लगती है। और यही प्रिंसिपल सोशल डोमिनेंस में भी काम करता है। यही चौथा डार्क लॉ है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि जितना ज्यादा एक्सेसिबल तुम हो, उतनी जल्दी लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट नहीं देती, स्केर्सिटी देती है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल हो, लोग तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू लूज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम खुद को रेयर बना देते हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुरंत मल्टीप्लाई हो जाती है। सोचो, अगर कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो, हर कॉल पर आंसर करे, हर जगह तुम्हारे लिए अवेलेबल हो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देगा। लेकिन वही इंसान अचानक अनअवेलेबल हो जाए, तो तुम्हारा ब्रेन उसे और ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगेगा। स्केर्सिटी डिजायर पैदा करता है और डिजायर कंट्रोल पैदा करता है। प्रैक्टिकल लेवल पर स्केर्सिटी 3 डायमेंशंस में काम करती है। पहला, टाइम स्केर्सिटी।
अपना टाइम हर किसी पर वेस्ट मत करो। जितना तुम्हारा टाइम रेयर लगेगा, उतना लोग उसे वैल्यू करेंगे। दूसरा, अटेंशन स्कैर्सिटी। हर चीज पर रिएक्ट मत करो। वीक लोग हर बात पर रिस्पॉन्स देते हैं। डोमिनेंट लोग सेलेक्टिवली अटेंशन देते हैं, और यही सेलेक्टिविटी उनकी ओपिनियंस को रेयर और पावरफुल बनाती है। तीसरा, प्रेजेंस स्केर्सिटी। क्राउड में हमेशा विजिबल मत रहो। अपनी प्रेजेंस को स्पेशल बनाओ। जब तुम हर जगह दिखते हो, तुम ऑर्डिनरी लगते हो। लेकिन जब तुम कंट्रोल्ड तरीके से अपीयर होते हो, तो तुम्हारी एंट्री अपने आप ग्रैंड बन जाती है। स्केर्सिटी सिर्फ दूसरों की नजरों में तुम्हें वैल्यूबल नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें खुद भी पावरफुल फील कराती है। रेयर बनना सेल्फ रिस्पेक्ट को एम्पलीफाई करता है, और जो खुद को रेयर मानता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरों पर डोमिनेंस प्रोजेक्ट करता है। डार्क ट्रूथ यही है, अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट को किल कर देती है। स्केर्सिटी ही रिस्पेक्ट पैदा करती है। जितना तुम रेयर रहोगे, उतना ही लोग तुम्हें चेस करेंगे। भीड़ हमेशा वही चाहती है जो मिलना मुश्किल हो, और जो इंसान खुद को स्केर्स बनाना सीख लेता है, वही भीड़ को अपने पीछे दौड़ाता है। स्केर्सिटी इल्यूजन नहीं है, स्केर्सिटी ही असली डोमिनेंस है। लॉ 5, एनफोर्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एनफोर्स करने से मिलती है। यही पांचवा डार्क लॉ है, एनफोर्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि लोग हमेशा तुम्हें टेस्ट करेंगे। हर इंटरेक्शन में, हर रिलेशनशिप में, हर सोशल सर्कल में लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारी लिमिट्स पुश करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि कहां तक वो जा सकते हैं और कहां तुम स्टॉप कर दोगे। और अगर तुमने क्लियर बाउंड्रीज नहीं सेट की, तो तुम ऑटोमेटिकली लो स्टेटस बन जाते हो। वीक लोग टॉलरेट करते रहते हैं, स्ट्रांग लोग लिमिट्स एनफोर्स करते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें बार बार इंटरप्ट करता है और तुम हंसकर इग्नोर कर देते हो, तो तुमने खुद सिग्नल दिया कि तुम्हारी बाउंड्रीज वीक है। जब कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है और तुम एक्सक्यूज बनाकर एडजस्ट करते हो, तो तुमने परमिशन दे दी कि तुम्हारा टाइम वैल्यूबल नहीं है। बाउंड्रीज मिसिंग हो तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देंगे, वो तुम्हें यूज करेंगे। प्रैक्टिकल डोमिनेंस बाउंड्रीज से शुरू होती है। बाउंड्रीज का मतलब एग्रेशन नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है काल्म और असर्टिव एनर्जी के साथ क्लियर सिग्नल्स देना। जब तुम कॉन्फिडेंटली नो कहते हो बिना गिल्ट के, तुम इंस्टेंटली डोमिनेंस प्रोजेक्ट करते हो। वीक लोग हमेशा यस कहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की अप्रूवल चाहिए। डोमिनेंट लोग सेलेक्ट करते हैं कि वो किसे एक्सेस देंगे और किसे डिनाई करेंगे। यही हाई वैल्यू का सबसे प्राइमल सिग्नल है। बाउंड्रीज सिर्फ वर्ड्स से एनफोर्स नहीं होते, एक्शन से एनफोर्स होते हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अलाउ कर देते हो, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम कामली वॉक अवे करते हो या क्लियर कर देते हो कि तुम्हारे रूल्स नॉन निगोशिएबल है, तो लोग तुम्हें इंस्टेंटली रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से पैदा होती है, लव से नहीं। डार्क साइकोलॉजी ये भी बताती है कि बाउंड्रीज सेट करना सोशल डोमिनेंस का सबसे जरूरी फिल्टर है। बाउंड्रीज से तुम इंस्टेंटली सेपरेट कर लेते हो कि कौन तुम्हारे साथ जेन्युइनली जुड़ना चाहता है और कौन तुम्हें सिर्फ एक्सप्लॉइट करना चाहता है। जितनी क्लियर तुम्हारी बाउंड्रीज होंगी, उतना ही तुम्हारी सर्कल फिल्टर्ड और हाई क्वालिटी होगी। एक और एलिमेंट है बॉडी बाउंड्रीज। वीक लोग हमेशा श्रिंक हो जाते हैं, दूसरों को ज्यादा जगह दे देते हैं। डोमिनेंट लोग अपने बॉडी और स्पेस बाउंड्रीज एनफोर्स करते हैं। अगर कोई तुम्हारी पर्सनल स्पेस इन्वेड करता है और तुम पीछे हट जाते हो, तो तुमने सिग्नल दिया कि तुम सबमिसिव हो। लेकिन अगर तुम काल्मली अपने ग्राउंड होल्ड करते हो, तो तुम्हारी फिजिकल बाउंड्री रिस्पेक्ट में बदल जाती है। इमोशनल बाउंड्रीज भी डोमिनेंस का हिस्सा है। वीक लोग दूसरों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते रहते हैं, हर इंसल्ट को पर्सनली लेते हैं। लेकिन डोमिनेंट लोग कामली रिस्पॉन्ड करते हैं और दूसरों की इमोशनल मैनिपुलेशन से बाहर रहते हैं। बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारे माइंडसेट को, और जो अपना माइंड प्रोटेक्ट करता है,
वही दूसरों के माइंड कंट्रोल करता है। सबसे डार्क हिस्सा ये है कि बाउंड्रीज एनफोर्स करना हमेशा दूसरों को अनकंफर्टेबल करेगा। लोग तुम्हें सेल्फिश, एरोगेंट या रूड कह सकते हैं, लेकिन यही वो डिस्कंफर्ट है जो रिस्पेक्ट पैदा करता है। वीक लोग सबको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रांग लोग क्लियरली दिखाते हैं कि वो किसी के लिए अपनी लिमिट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही अनकॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी डोमिनेंस का असली फाउंडेशन है। तो याद रखो, जो अपनी बाउंड्रीज एनफोर्स नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की बाउंड्रीज में कैद होकर जीता है। स्ट्रांग बाउंड्रीज तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें हाई वैल्यू बनाती है और तुम्हें वो पावर देती है जिससे तुम पूरे सोशल सर्कल को कंट्रोल कर सकते हो। यही पांचवा लॉ है, एनफोर्स स्ट्रांग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करती, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट फोर्स करती है, और यही रिस्पेक्ट डोमिनेंस में बदल जाती है। लॉ 6, मास्टर अनप्रिडिक्टेबल मूव्स। प्रिडिक्टेबल लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं पाते। प्रिडिक्टेबल लोग हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं। डोमिनेंस प्रिडिक्टेबल होने से नहीं आती, डोमिनेंस हमेशा अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आती है। यही छठा डार्क लॉ है, मास्टर अनप्रिडिक्टेबल मूव्स। ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी चाहता है, और सेफ्टी प्रिडिक्टेबिलिटी से आती है। जब कोई इंसान तुम्हारे एक्शंस और रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो तुम्हें लाइटली लेता है। वो जानता है कि तुम्हारे मूव्स सेफ हैं, तुम्हारा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड बिहेवियर कभी भी हाई स्टेटस प्रोजेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो, लोग ऑटोमेटिकली तुमसे कॉशियस हो जाते हैं। वो तुम्हें लाइटली लेने की गलती नहीं करते। सोचो, जब कोई हर इंसल्ट पर रिएक्ट करता है, हर प्रोवोकेशन पर गुस्सा दिखाता है, तो लोग उसकी साइकोलॉजी को डिकोड कर लेते हैं। वो सोचते हैं, इससे कैसे रिएक्शन मिलेगा, और फिर उसे आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन इमेजिन करो, वो इंसान जो हर इंसल्ट पर रिएक्ट ही नहीं करता, और अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में अपनी प्रेजेंस असर्ट कर देता है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही डर है, और डर हमेशा रिस्पेक्ट में बदलता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब लोग ये नहीं समझ पाते कि तुम अगले स्टेप में क्या करने वाले हो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें हाई स्टेटस मानते हैं, क्योंकि डोमिनेंस का मतलब ही है दूसरों को अनसर्टेन रखना। अनसर्टेनिटी, ये कंट्रोल। प्रैक्टिकल लेवल पर अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि तुम रैंडम बिहेव करो। रैंडमनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में फर्क है। रैंडमनेस केओस है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैलकुलेटेड होती है। तुम डिलिबरेटली अपने रिएक्शंस, अपने प्रेजेंस और अपने डिसीजंस को ऐसे डिजाइन करते हो कि लोग तुम्हें कभी फुली रीड ना कर पाए। उदाहरण के लिए, कभी कभी अचानक साइलेंस चुन लेना, या जब लोग सोच रहे हो कि तुम किसी बात पर अग्री करोगे, तब कामली डिसएग्री करना। जब सब एक्सपेक्ट करे कि तुम क्राउड में होंगे, तब एब्सेंट रहना। जब सब एक्सपेक्ट करे कि तुम रिट्रीट करोगे, तब काल्मली स्टैंड करना। ये स्मॉल अनप्रेडिक्टेबल मूव्स लोगों के सबकॉन्शियस में तुम्हारी इमेज को डेंजरस और पावरफुल बना देते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। जो लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं, वो बोरिंग बन जाते हैं। लेकिन जो लोग कभी कभी अचानक डिसअपियर होते हैं, फिर किसी ग्रैंड तरीके से रिटर्न करते हैं, वो हमेशा डिजायर और क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। स्केर्सिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी मिलकर रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों एम्पलीफाई करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस में अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि तुम काल्म और स्टेबल दिखो, लेकिन अचानक एक शार्प मूव करो। जैसे एक प्रेडेटर ज्यादातर समय स्टिल और साइलेंट, लेकिन जब मूव करता है तो तेज और कंट्रोल्ड। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो लोगों को डराता है और रिस्पेक्ट देता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस हिस्सा यही है। प्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें एवरेज बना देती है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें मिस्टीरियस बना देती है, और मिस्ट्री ही डोमिनेंस का सबसे प्राइमल सोर्स है। लोग हमेशा उसी को रिस्पेक्ट और फियर करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। प्रिडिक्टेबल लोग सेफ होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल लोग डेंजरस लगते हैं।
और भीड़ हमेशा डेंजरस को हाई स्टेटस देती है। तो याद रखो, अगर लोग तुम्हारे अगले स्टेप को गेस कर सकते हैं, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। डोमिनेंस उसी की होती है जिसकी मूव्स हमेशा कैलकुलेटेड लेकिन अनप्रिडिक्टेबल हो। यही छठा लॉ है, मास्टर अनप्रिडिक्टेबल मूव्स। प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट देती है, लेकिन डोमिनेंस कंफर्ट से नहीं, फियर और मिस्ट्री से पैदा होती है। और मिस्ट्री हमेशा उन्हीं के पास होती है जो अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। लॉ 7, स्पीक विदाउट वर्ड्स। तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ तुम्हारे मैसेज कैरी नहीं करते, असली मैसेज तुम्हारा बॉडी डिलीवर करता है। लोग तुम्हें सुनने से पहले तुम्हें पढ़ते हैं। और यही सातवां डार्क लॉ है, स्पीक विदाउट वर्ड्स। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कम्युनिकेशन का 70% से भी ज्यादा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। तुम्हारे वर्ड्स भले ही पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज वीक है, तो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं, सिग्नल से मिलती है। सोचो, अगर कोई आदमी बोल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, उसकी आवाज शेकी है और उसकी बॉडी रेस्टलेस है, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक सिंपल लाइन बोलता है, काल्म वॉइस में, शोल्डर स्ट्रेट, फेस स्टेडी और गेज कंट्रोल्ड, तो बिना ज्यादा वर्ड्स के लोग उसे लीडर मान लेंगे। स्पीक विदाउट वर्ड्स का मतलब है कि तुम हर जेस्चर, हर पॉस्चर, हर मूव से डोमिनेंस प्रोजेक्ट करो। तुम ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ज्यादा जस्टिफाई मत करो। वीक लोग हमेशा वर्ड्स से खुद को प्रूव करते हैं। डोमिनेंट लोग प्रूव नहीं करते, वो बस प्रोजेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है, तुम्हारी वॉक स्टेडी और स्लो होनी चाहिए। नर्वस लोग फास्ट चलते हैं, कॉन्फिडेंट लोग डिलिबरेट चलते हैं। तुम्हारा हैंडशेक फर्म होना चाहिए, न ज्यादा टाइट न वीक। तुम्हारी वॉइस काल्म और डीप होनी चाहिए, न हाई पिच्ड न रश्ड। और सबसे जरूरी, तुम्हारी बॉडी हमेशा ग्राउंडेड होनी चाहिए। अननेसेसरी फिजिटिंग तुम्हें वीक दिखाती है, कंट्रोल्ड स्टिलनेस तुम्हें पावरफुल दिखाती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यह है कि लोग कॉन्शियसली तुम्हारे वर्ड सुनते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम्हारी बॉडी को बिलीव करते हैं। मतलब, अगर तुम कहो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी नर्वस है, लोग तुम्हें वीक मानेंगे। लेकिन अगर तुम कुछ सिंपल बोलो और तुम्हारा बॉडी पावरफुल सिग्नल्स भेज रहा हो, लोग तुम्हें नेचुरली हाई स्टेटस देंगे। इसका इस्तेमाल क्राउड में भी होता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वो अक्सर इनसिक्योर लगते हैं। लेकिन जो लोग काल्म बैठते हैं, मिनिमल जेस्चर्स करते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खींचते हैं। बॉडी साइलेंस इटसेल्फ एक लैंग्वेज है, और साइलेंस हमेशा ज्यादा लाउड होती है। स्पीक विदाउट वर्ड्स का मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर योर स्पेस, कंट्रोल ओवर योर जेस्चर्स, कंट्रोल ओवर योर एनर्जी। जब तुम बोलो, तो तुम्हारी वर्ड्स तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करे। कभी उल्टा मत होने दो। अगर तुम पावरफुल दिखते हो, तुम्हारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली पावरफुल लगेंगे। ये लॉ सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालता, बल्कि तुम पर भी असर करता है। रिसर्च कहती है कि जब तुम पावरफुल पॉस्चर अडॉप्ट करते हो, तो तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। मतलब, तुम न सिर्फ दिखते पावरफुल, बल्कि अंदर से भी पावरफुल फील करने लगते हो। यही रीजन है कि अल्फा प्रेजेंस हमेशा बॉडी से शुरू होती है, वर्ड से नहीं। अब सोचो, अगर तुम हर जगह अपने बॉडी लैंग्वेज से डोमिनेंस प्रोजेक्ट करो, तो तुम बिना वर्ड्स बोले भी रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हो। लोग तुम्हें सुनने से पहले मान जाएंगे कि तुम लीडर हो। यही अल्टीमेट डोमिनेंस है। डार्क ट्रूथ ये है, भीड़ तुम्हारे वर्ड्स भूल जाएगी, लेकिन तुम्हारे सिग्नल्स कभी नहीं भूलेगी। अगर तुम बोलकर कन्विंस कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी कमजोर हो। अगर तुम बिना बोले कंट्रोल कर रहे हो, तो तुम असली डोमिनेंट हो। साइलेंस में बोला गया मैसेज सबसे लाउड होता है, और वही मैसेज रिस्पेक्ट को सबमिशन में बदल देता है। लॉ 8, कॉन्फिडेंस कमांड्स रिस्पेक्ट। लोग सच से ज्यादा परसेप्शन पर विश्वास करते हैं, और परसेप्शन का सबसे बड़ा वेपन है कॉन्फिडेंस।
अगर तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग तुम्हें मान लेंगे, चाहे तुम्हारे पास प्रूफ हो या ना हो। यही 8वां डार्क लॉ है, कॉन्फिडेंस कमांड्स रिस्पेक्ट। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग सर्टेनिटी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। जो इंसान अनसर्टेन है, हेजिटेंट है, डाउट में है, लोग ऑटोमेटिकली उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान सर्टेनिटी प्रोजेक्ट करता है, काल्म और एश्योर्ड लगता है, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। रिस्पेक्ट हमेशा सर्टेनिटी को मिलती है, ट्रूथ को नहीं। सोचो, अगर दो लोग एक ही बात बोल रहे हो, पहला शेकी वॉइस और नर्वस जेस्चर्स के साथ, दूसरा स्टेडी वॉइस और कॉन्फिडेंट गेज के साथ, ऑडियंस किसे मानेगी? ऑब्वियसली दूसरे को, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को अथॉरिटी मानता है। कॉन्फिडेंस ही वो फिल्टर है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश है। रियल कॉन्फिडेंस वो काल्म एनर्जी है जो तुम्हें ग्राउंडेड और अनशेकेबल दिखाती है। तुम केओस में भी शांत हो, तुम प्रेशर में भी स्टेबल हो। जब लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना दो चीजों से आता है, बॉडी लैंग्वेज और सेल्फ बिलीफ। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करती है। स्ट्रेट पॉस्चर, स्टेडी मूवमेंट्स, कंट्रोल्ड जेस्चर्स और रिलैक्स्ड वॉइस, ये सब सिग्नल्स हैं कि तुम लीडर हो। और सेल्फ बिलीफ वो इंटरनल डायलॉग है जो तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो लोग तुम पर क्यों करेंगे? डार्क साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल हिस्सा यही है कि कॉन्फिडेंस सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब, तुम रॉन्ग भी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो लोग तुम्हें राइट मानेंगे। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लीडर्स से जो कॉन्फिडेंट दिखते थे और लोग उनके पीछे चल पड़े, चाहे उनके पास सच था या नहीं। कॉन्फिडेंस हमेशा रिस्पेक्ट को ट्रिक करता है। कॉन्फिडेंस का दूसरा डिमेंशन है कंसिस्टेंसी। वीक लोग एक जगह कॉन्फिडेंट लगते हैं, दूसरी जगह नर्वस। लेकिन रियल डोमिनेंस तब आती है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर जगह, हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। यही स्टेबिलिटी रिस्पेक्ट पैदा करती है। अब सोचो, अगर तुमने कॉन्फिडेंस को वेपन बना लिया तो तुम किसी भी रूम, किसी भी ग्रुप, किसी भी सर्कल में इंस्टेंटली रिस्पेक्ट ले सकते हो। लोग तुम्हें फॉलो करेंगे क्योंकि वो सर्टेनिटी चाहते हैं। उन्हें लीडर चाहिए जो डाउट में ना हो। कॉन्फिडेंस ही वो करेंसी है जिससे तुम रिस्पेक्ट खरीदते हो। लेकिन डार्क ट्रूथ ये है कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है, प्रूफ से नहीं। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे स्टेडी बॉडी लैंग्वेज, काल्म टोन और स्ट्रांग गेज का, उतना ज्यादा तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट लगोगे। और जब लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट देखेंगे, वो तुम्हें हायर स्टेटस देंगे। कॉन्फिडेंस वो इल्यूजन है जो रियलिटी बन जाती है। जब तुम एक्ट करते हो कॉन्फिडेंट, लोग बिलीव करते हैं। जब लोग बिलीव करते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और जब रिस्पेक्ट मिलता है, तुम सचमुच कॉन्फिडेंट बन जाते हो। ये एक लूप है जो तुम्हें डोमिनेंस तक ले जाता है। याद रखो, भीड़ हमेशा उस इंसान को फॉलो करती है जो खुद को फॉलो करता है। कॉन्फिडेंस रिस्पेक्ट कमांड नहीं करता, रिस्पेक्ट ड्रैग कर लाता है। और यही रिस्पेक्ट तुम्हें कंट्रोल देता है। कॉन्फिडेंस ही वो फायर है जो तुम्हारी प्रेजेंस को लाइट देती है। और बिना कॉन्फिडेंस के तुम्हारी हर स्किल अंधेरे में खो जाएगी। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज हो डोमिनेंस प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो है कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस भीड़ को लीडर चुनने पर मजबूर कर देती है। लॉ 9, लेवरेज सोशल प्रूफ। भीड़ हमेशा खुद नहीं सोचती, भीड़ वही फॉलो करती है जो पहले से फॉलोड हो। यही नोवा डार्क लॉ है, लेवरेज सोशल प्रूफ। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है। जब लोग खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि किसे रिस्पेक्ट देना है, किसे फॉलो करना है, तो वो नेचुरली मेजॉरिटी को देखते हैं। अगर सब किसी इंसान को फॉलो कर रहे हैं तो भीड़ ऑटोमेटिकली उसे हाई स्टेटस मान लेती है। यही रीजन है कि अपलॉज, पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस इतनी पावरफुल करेंसी है। सोचो, एक रूम में दो लोग एंटर करते हैं। पहला अकेला है,
दूसरा 3 लोग उसके साथ है, क्राउड इंस्टेंटली अस्यूम करेगी कि दूसरा आदमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं, फॉलोड है। इसी प्रिंसिपल पर चलता है सोशल डोमिनेंस। लोग रिस्पेक्ट उन्हीं को देते हैं जिन्हें और लोग पहले से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सोशल प्रूफ मैनिपुलेशन का सबसे आसान और सबसे डेंजरस वेपन है। ब्रांड्स इसका इस्तेमाल करते हैं, लीडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्रेडेटर्स भी। जब लोग तुम्हें दूसरों के साथ देखते हैं, तुम्हें अटेंशन मिलते हुए देखते हैं, तुम्हारे पास क्राउड देखते हैं, उनका दिमाग बिना लॉजिक के डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारा वैल्यू ज्यादा है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है, कभी अकेले मत दिखो। अपने आसपास हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो तुम्हें सपोर्टेड और रिस्पेक्टेड दिखाए। सोशल मीडिया पर हाई एंगेजमेंट, रियल लाइफ में हाई वैल्यू फ्रेंड्स और गैदरिंग्स में तुम्हारे आसपास लोग, ये सब तुम्हारी डोमिनेंस एम्पलीफाई करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा हिस्सा है परसेप्शन। सोशल प्रूफ रियलिटी पर नहीं, परसेप्शन पर चलता है। तुम्हें सच में पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ पॉपुलर दिखना है। अगर लोग तुम्हें दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ देखते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलते हुए देखते हैं, तो वो खुद भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से, जहां लोगों ने लीडर्स को सिर्फ इसलिए फॉलो किया क्योंकि और लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। भीड़ ने खुद वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने बस कॉपी किया। यही हर्ड मेंटालिटी है। हर्ड हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहां पहले से लोग जा रहे हैं। लेकिन इस लॉ का सबसे डार्क ट्रूथ ये है, भीड़ कभी वैल्यू क्रिएट नहीं करती, भीड़ सिर्फ वैल्यू एम्पलीफाई करती है। मतलब, अगर तुमने शुरू में थोड़ी रिस्पेक्ट गेन कर ली, तो सोशल प्रूफ उसे मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें शुरू में इग्नोर किया गया, तो सोशल प्रूफ तुम्हें और इनविजिबल बना देगा। इसलिए शुरुआत के मूव्स सबसे क्रिटिकल होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रिक ये है, अपनी इमेज और परसेप्शन को कॉन्शियसली डिजाइन करो। कभी लो वैल्यू सर्कल्स में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हाई वैल्यू लोगों के साथ एसोसिएट होना खुद ही तुम्हें हाई वैल्यू बना देता है। क्राउड लॉजिक नहीं देखती, क्राउड सिर्फ सिग्नल्स देखती है। लिवरेज सोशल प्रूफ का मतलब है, क्राउड को तुम्हारे बारे में खुद सोचने का मौका ही मत दो। उन्हें दिखाओ कि तुम ऑलरेडी रिस्पेक्टेड हो, और वो नेचुरली तुम्हें फॉलो करेंगे। रिस्पेक्ट कंटेजियस होती है, स्टेटस कंटेजियस होता है, और भीड़ हमेशा उस इंसान को चुनती है जिसे बाकी लोग ऑलरेडी चुन चुके हैं। याद रखो, भीड़ कभी अकेले चलने वाले को फॉलो नहीं करती। भीड़ हमेशा उसी को चुनती है जो पहले से चोजन हो। अगर तुम डोमिनेंस चाहते हो, तो अकेले जीतने की कोशिश मत करो। सोशल प्रूफ को अपना हथियार बनाओ, और जब क्राउड तुम्हें रेस्पेक्टेड देखेगी, वो खुद तुम्हें रेस्पेक्ट देने पर मजबूर होगी। भीड़ सच नहीं देखती, भीड़ सिर्फ वही मानती है जो और लोग मानते हैं। और जो इंसान इस साइकोलॉजी को समझ लेता है, वो कभी अकेला नहीं चलता, वो भीड़ को अपने साथ खींच लेता है। लॉ 10, विथड्रॉ टू डोमिनेट। कभी कभी असली पावर अटैक करने में नहीं, पीछे हटने में होती है। डोमिनेंस हमेशा सामने से फोर्स करने का खेल नहीं है। कई बार डोमिनेंस वहीं से पैदा होती है जहां तुम खुद को विड्रॉ कर लेते हो। यही आखिरी डार्क लॉ है, विथड्रॉ टू डोमिनेट। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन ब्रेन हमेशा लॉस को ज्यादा सीरियसली लेता है, गेन से भी ज्यादा। जब तुम किसी को एक्सेस देते हो और अचानक विथड्रॉ कर लेते हो, उनका दिमाग इंस्टेंटली तुम्हारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। स्केर्सिटी और विथड्रॉवल एक साथ मिलकर सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन बनाते हैं। सोचो, जब कोई हर वक्त अवेलेबल हो, तो उसका प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जैसे ही वो गायब हो जाए, लोग ऑटोमेटिकली उसकी कमी महसूस करने लगते हैं। विड्रॉल डिजायर को एम्पलीफाई करता है, विड्रॉल रिस्पेक्ट को फोर्स करता है, और विड्रॉल डिपेंडेंस क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल लेवल पर विड्रॉल का मतलब है, हर जगह खुद को पुश मत करो। अगर लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगे, तो स्टेप बैक करो। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू इग्नोर कर रहा है, तो खुद को अनअवेलेबल बना दो। ये एब्सेंस उनका दिमाग हैक कर लेगा। वो सोचेंगे
उसका होना इतना नॉर्मल था कि हमने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अब उसकी कमी अनबेरेबल लग रही है। विथड्रॉवल सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें तुम्हारे कंट्रोल में भी डाल देता है। जब तुम खुद को अचानक पीछे खींचते हो, तो लोग तुम्हें चेस करना शुरू कर देते हैं। वीक लोग हमेशा चेस करते हैं, स्ट्रांग लोग हमेशा विथड्रॉ करते हैं और दूसरों को चेस पर मजबूर कर देते हैं। हिस्ट्री और रिलेशनशिप्स दोनों ये साबित करते हैं। किंग्स, लीडर्स और अल्फास हमेशा विथड्रॉल स्ट्रेटजी यूज करते रहे हैं। जब वो हर जगह नहीं दिखते थे, तो उनकी प्रेजेंस रेयर और प्राइसलेस लगती थी। जब वो सडनली अपीयर होते थे, तो भीड़ ऑटोमेटिकली उन्हें हायर स्टेटस देती थी। यही एब्सेंस की साइकोलॉजी है। लेकिन याद रखो, विथड्रॉल रैंडम डिसअपीयरेंस नहीं है, ये कैलकुलेटेड मूव है। अगर तुम रैंडमली वैनिश हो जाओगे, तो लोग तुम्हें फॉरगेट कर देंगे। लेकिन अगर तुम राइट मोमेंट पर विथड्रॉ करोगे, जब लोग तुम्हारे वैल्यू के आदी हो चुके हो, तो तुम्हारी एब्सेंस उनके दिमाग में तुमको और बड़ा बना देगी। डार्क साइकोलॉजी का दूसरा हिस्सा है विथड्रॉवल। तुम्हें हमेशा मिस्टीरियस बनाता है। जब लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि तुम कब प्रेजेंट होगे और कब विथड्रॉ करोगे, तो वो तुम्हें कंटिन्यूअसली एनालाइज करते रहते हैं। और जो इंसान दूसरों के दिमाग में लगातार घूम रहा हो, वही असली डोमिनेंट होता है। विथड्रॉवल रिस्पेक्ट भी फोर्स करता है। वीक लोग हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो नीडेड है। स्ट्रांग लोग कभी प्रूव नहीं करते, वो बस स्टेप बैक करते हैं और दूसरों को रियलाइज करने देते हैं कि उनकी प्रेजेंस कितनी वैल्यूएबल थी। ये रियलाइजेशन रिस्पेक्ट को नेचुरल बना देता है। तो याद रखो, हमेशा खुद को एक्सेसिबल मत बनाओ। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है पीछे हटना। विथड्रॉवल दूसरों को तुम्हारे पीछे खींच लाता है। विथड्रॉवल डिपेंडेंस पैदा करता है। विथड्रॉवल रिस्पेक्ट को एम्पलीफाई करता है। भीड़ हमेशा उसी को चेस करती है जो खुद को अनअवेलेबल बना लेता है। और जो इंसान ये आर्ट मास्टर कर लेता है, वो कभी फॉलोअर नहीं बनता, वो हमेशा लीडर बनता है। पावर का असली सिंबल फोर्स नहीं है, पावर का असली सिंबल कंट्रोल है। और कंट्रोल तभी आता है जब तुम खुद को विड्रॉ करके भी दूसरों को अपने ऑर्बिट में खींच लो। विड्रॉल तुम्हें इनविजिबल बनाता है, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस ही तुम्हारी असली प्रेजेंस बन जाती है। जो लोग तुम्हारी साइलेंस और तुम्हारी एब्सेंस में भी तुम्हें मिस करे, वही तुम्हारी असली डोमिनेंस है। अब ये 10 डार्क प्रैक्टिकल लॉज तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे प्रैक्टिस किया जाए। हर लॉ को ऑब्जर्व करो, अप्लाई करो और देखो कैसे रिस्पेक्ट, फियर और कंट्रोल अपने आप तुम्हारे ऑर्बिट में खींचने लगते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगी, तो कमेंट में बताओ कि कौन सा लॉ तुम्हें सबसे ज्यादा हिट किया और अगली बार किस डार्क साइकोलॉजी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। सब्सक्राइब करो डार्क साइकी 2.0 को। यहाँ नॉलेज सिर्फ फ्री नहीं है, यहाँ नॉलेज फॉरबिडन है। और जो फॉरबिडन सीखता है, वही भीड़ को कमांड करता है।